हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ पी सिंह। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। दोस्तों इस चैप्टर में मैन पॉइंट राइट करके मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें आखिर होती क्या है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, समय के सापेक्ष अगर किसी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्रोत होते हैं। दोस्तों ये नई चीज पाई थी, तो इसी के आधार पर मैक्सवेल ने एक नई चीज पाया था। मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। पहले एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, चुंबकीय तरंगें। चुंबकीय तरंगें मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने इसी के आधार पर पाई थी कि प्रकृति में एक तरंग निहित रहती है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों की लंबवत होती है। दोस्तों ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों की लंबवत होती है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र आपस में दोनों एक दूसरे के स्रोत के रूप में होते हैं। इसी के आधार पर दोस्तों इनमें एक बात और थी कि इस तरंग में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा की भी लंबवत होता है। कहने का मतलब आपस में तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों इसमें विस्थापन धारा। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले जब हम चुंबकीय क्षेत्र शुरुआत कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा कि एक धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी में धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन इस जो मैक्सवेल नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया कि अगर समय के सापेक्ष किसी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसी धारा मतलब ये धारा जो है वो किसके समतुल्य है। ऐसी धारा ये धारा जो क्या है हमारी जो वो परिपथ में धारा बह रही है वो धारा समतुल्य है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के, क्योंकि दोस्तों विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है तथा उस धारा बह रही है उससे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर ये धारा समतुल्य है, इस धारा को एक नया नाम दे दिया गया, वो है विस्थापन धारा नाम दे दिया गया। दोस्तों ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार जो उत्पन्न धारा होती है दोस्तों उसको वैद्युत धारा नाम दे दिया गया और विस्थापन धारा नाम दे दिया गया। और दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया, इसको आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसीलिए इसको आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आईडी इज इक्वल टू दोस्तों एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। दोस्तों ठीक है, ये विस्थापन धारा के लिए फॉर्मूला है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सवेल नाम के जो वैज्ञानिक अब आते हैं दोबारा चुंबकीय तरंग के ऊपर ही। तो मैक्सवेल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंधित कुछ समीकरण दिए थे। मैक्सवेल की जिनको मैक्सवेल की समीकरण कहते हैं, मैक्सवेल के समीकरण। दोस्तों ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण क्या क्या है आइए देखते हैं। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के सभी नियमों को गणितीय सूत्रों में लिखकर एक 4 समीकरण प्राप्त की। कितनी दोस्तों, 4 समीकरण प्राप्त की। उन चारों को हम नंबर बाय नंबर नोट और यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला समीकरण दोस्तों विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय जो उसने बताई थी वो विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। दोस्तों गॉस की प्रमेय क्या थी दोस्तों, समाकलन ईडीए, जबकि यहां पे हम ईडीएस लिख सकते हैं। ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने, मैक्सवेल की समीकरण में से एक है दोस्तों ये। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसमें वो है दूसरा वाला, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसने गॉस की प्रमेय दी थी, समाकलन BDS इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला जो पॉइंट उसने बताया था
वो कुछ अलग था दोस्तों। इन दोनों में वो था दोस्तों BT किसी विद्युत चुम्बकीय पिंड का फैराडे का नियम जो बताया था BDI इक्वल टू माइनस डी फाई ई अपॉन dt, डी फाई बी अपॉन dt दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम दोस्तों। फैराडे के नियम में क्या था, EDI इक्वल टू डी फाई अपॉन dt, ये माइनस में दोस्तों। ये हमारे किसने बताया था, ये बताया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए तीसरा नियम था। तो दोस्तों एक बात और इसमें ये भी समाकलन में था। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो मैक्सवेल एम्पियर, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। ठीक है, जो हमारा पहले हमारा एम्पियर वो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दी गई है, हल्की सी चेंजिंग की है दोस्तों, हल्का सा बढ़ाया गया है। तो उसी के आधार पर देखिए। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है dB अपॉन dt, तो यहाँ पे दोनों संबंध स्थापित करता है मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम कह सकते हैं या फिर समीकरण कह सकते हैं। इक्वल टू था, क्या था दोस्तों, एप्सिलॉन BDI इक्वल टू मी जीरो आई, तो हमारा पहले से ही था दोस्तों, मी जीरो आई हमारा पहले से ही था। लेकिन हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि आई ये नेट होता है, नेट मतलब कुल या टोटल जितना मिलाकर। तो यहाँ पर एक तो विस्थापन धारा होगी हमारी दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया था, और एक जो पहले से जो आई धारा बह रही है वो, दोनों का नेट होना क्या हुआ, पहले से धारा बह रही है वो। विस्थापन धारा का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन नेट डी फाई बी अपॉन dt। ठीक है, लेकिन विस्थापन धारा यहाँ पे हम E लिखेंगे, कौन सी, E। ये चार समीकरण दोस्तों उसने बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण में से एक है। अक्सर इस क्वेश्चन पर, इन सवालों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लक्षण क्या है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लक्षण। ठीक है, इसमें कौन कौन से लक्षण है। पहला लक्षण तो आप जानते हैं दोस्तों कि तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब तरंगे संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अगला वाला लक्षण आता है वो है दोस्तों इसमें हमारा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ है। प्रकृति में कौन सी है, अनुप्रस्थ है, और ये प्रकाश की चाल में से चलती हैं। और माध्यम इनकी अगर चाल निकाली जाए तो माध्यम में इनकी चाल होगी कितनी, माध्यम हमारी जो C बराबर चाल है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहीं से अगर दूसरा वाला आ जाए किसी के परावर्तक निकालने हैं कि परावर्तक के लिए जो होगा क्या नाम है, एक टाइप से कहिए समदैशिक माध्यम में अगर इनकी चाल निकाली जाए तो समदैशिक माध्यम में इनकी चाल निकल के आती है V बराबर C/n। समदैशिक माध्यम में चाल। ठीक है, जो अगला वाला पॉइंट उसमें हमारा आ रहा है वो है इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो अगला वाला है कि किसी भी पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए B, E और C में क्या संबंध होता है, आइए वो देखते हैं। उसमें संबंध होता है दोस्तों E बराबर BC, ये संबंध होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये यूज किया जाता है, अक्सर इनसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है,
जो इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट है दोस्तों, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, अपने साथ ऊर्जा को मतलब एक दूसरे से दूसरी ट्रांसफर करती हैं। तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में ये जानकारी करते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये RMS के रूप में होगा, और ये वाली ऊर्जा है U E दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार मतलब V0 स्क्वायर अपॉन 2V0, ये भी हाफ में, और ये क्या है ऊर्जा UB, ठीक है। तो जो नेट ऊर्जा निकलेगी U इक्वल टू UE प्लस UB। ओके फ्रेंड, और लास्ट जो टॉपिक दोस्तों इसमें वो ये है हमारा कि मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र जो ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं। कोई हम मुक्त आकाश देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, वहाँ पे ऊर्जा का ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, UE बराबर UB होता है दोस्तों उस कंडीशन के लिए। तो एक्स अक्ष के अनुदेश गतिमान समतल वैद्युत जो तरंग है के लिए वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को किस टाइप से पॉइंट किया जाता है, उनका मान क्या क्या होता है वहाँ पे उस कंडीशन के लिए। तो देखिए क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदेश E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया शायद, साइन KX माइनस ओमेगा टी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे B बराबर B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी। ये एक्स अक्ष के अनुदेश बल क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण है दोस्तों, दोनों की मान कह सकते हैं आप एक टाइप से। और यहाँ पर दोस्तों जो ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर होता है दोस्तों, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ओमेगा बराबर 2πf होता है, तथा जो के बराबर होता है वो उसके बारे में नया फॉर्मूला 2π/λ, के बराबर 2π/λ और ओमेगा बराबर 2πf, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगले कुछ पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो हमारी तरंगें होती हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। तरंगें दोस्तों 7 प्रकार की होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय पूरा नाम लिख देता हूँ, चुंबकीय तरंगों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। इनके कितने प्रकार होते हैं आइए जानकारी करते हैं। पहला प्रकार दोस्तों रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें, ओके। आइए इसके बारे में देखते पहले दोस्तों। जो इस प्रकार की तरंग होती है, रेडियो तरंगें जो होती हैं, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। कितना माना जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों। तो जब मैंने रेडियो बता दिया तो कहने का मतलब रेडियो में तो उसका यूज होगा ही, जब रेडियो तरंग इसका नाम है तो रेडियो में तो इसका ऑब्वियसली यूज होगा। तो देखिए रेडियो तरंग जो पहली है, इनका तरंग दैर्घ्य दोस्तों होता है, वो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों 10⁵ मान सकते हैं। कुछ जगह 4 लिखा होता है और कुछ जगह तो दोस्तों 5 और 4 के बीच में भी होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मोस्टली 5 ही लिखा होता है। तो 10⁵ to 0.1 मीटर है ना, 10⁻⁻1 तक, ठीक है। और अगला वाला पॉइंट है, इनका यूज आप जानते हैं रेडियो वगैरह में, रेडियो वगैरह में इनका यूज होगा, यूज रेडियो, टेलीफोन, सॉरी टेलीग्राम कह सकते हैं तब से आदि में। और दोस्तों जो इनकी खोज हुई थी वो हुई थी किस साल में, आइए उसके बारे में देखते हैं। खोज दोस्तों इनका 1895 ईस्वी में
मार्कोनी ने की थी। मार्कोनी नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ये 4 पॉइंट दोस्तों आपको हर चीज मतलब हर उसमें यूज करने हैं, कहने मतलब हर विद्युत के तरंगों के रूप में जो अभी आएगा, मैं अभी लिखवा रहा हूँ। ये 4 पॉइंट हर किसी के लिए होंगे। दूसरी तरंग दोस्तों वो है हमारी सूक्ष्म व उसमें तरंगें, सूक्ष्म व माइक्रो तरंगें, सॉरी उसमें नहीं, माइक्रो तरंगें दोस्तों। ये क्या होती हैं दोस्तों? जो इनकी तरंग दैर्घ्य थी वो इनसे सूक्ष्म मतलब जो रेडियो तरंगें थी उनसे कम है। इनकी तरंग दैर्घ्य दोस्तों होती है 1 मीटर से लेके 10⁻⁻⁴ मीटर तक। तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से लेके 1 मीटर टू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। और जो अगला वाला पॉइंट है यूज इसका कहाँ होता है? यूज सूक्ष्म तरंगों को दोस्तों बेतार संचार की दुनिया में, बेतार यहाँ पे हमारे वो सब नहीं जा सकते, कहने का मतलब रेडियो टेलीग्राम वगैरह में तार का यूज होता है, बट यहाँ पे बेतार संचार की व्यवस्था में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये इनसे छोटी होती हैं और इनका यूज यहाँ पे बेतार संचार व्यवस्था में आराम से किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों इनका यूज भी और जगह होता है, लंबी दूरी वाली बेतार संचार में तथा माइक्रोवेव में, और क्या आप कह सकते हैं एक टाइप से कि उपग्रह वगैरह में भी इसका यूज होता है। उपग्रह में और क्या नाम है, रडार वगैरह में। इनकी दोस्तों जो खोज थी वो सन 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में बाई हार्टजन की थी। हार्टजन के वैज्ञानिक थे, आपने नाम सुना हो उनका, उन्होंने की थी दोस्तों, ठीक है। अगला वाला जो वैज्ञानिक है ना, सॉरी अगली वाली जो तरंग है वो है दोस्तों वो अवरक्त के तरंग कह सकते हैं आपसे, क्या होते हैं? अवरक्त तरंग दोस्तों। अवरक्त तरंग का दोस्तों जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारा होता है कितना? 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। तरंग दैर्घ्य 10⁻, आप कह सकते हैं -3 से, सॉरी टू 10⁻7 × 10⁻⁷ मीटर तक, ठीक है। जो इनका यूज होता है दोस्तों अवरक्त तरंगों का, वो मैं आपको बता दूं, कोहरा पौधा वगैरह को, जो पौधे होते हैं उनमें भी पौधा वगैरह को यूज करने में, रिमोट कंट्रोल करने में तथा शरीर के भागों की सिकाई करने में, और हम कह सकते हैं कोहरा व धुंध के पार देखने में। तो इसमें एक लिख देता हूँ, कोहरा व धुंध के पार देखने में। और दोस्तों इनकी जो खोज हुई थी वो किस सन में हुई थी? वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इनकी खोज हुई थी दोस्तों सन 1800 ईस्वी में। ये हर्शेल ने की थी सन 1800 ईस्वी में, बाई हर्शेल, ठीक है। हर्शेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और अगला वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो आता है दृश्य प्रकाश का। ये तो दोस्तों हम जानते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश तो अक्सर सभी यूज कर, दृश्य प्रकाश तो बिना इसके तो कोई देख नहीं पाएगा। जिस प्रकार प्रकाश की वह तरंग है जिसके अंतर्गत हमको दिखाई देता है, उन तरंगों को दृश्य प्रकाश कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 7 × 10⁻⁻⁴ मीटर से कितनी होती है? 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर तक होती है दोस्तों। जिसमें जो तरंग दैर्घ्य होती है, इनकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है लाल कलर की, और सबसे छोटी होती है दोस्तों बैगनी कलर की, बैगनी कलर की होती है। ये तरंग दैर्घ्य का मतलब लैम्डा कह सकते हैं आप दोस्तों। जो इसकी खोज हुई थी दोस्तों, इसकी खोज सन आपने 1666 ईस्वी में बाई न्यूटन ने की थी। न्यूटन को तो एकदम प्रसिद्ध नाम में से एक है, न्यूटन बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं
दोस्तों, और इसका आप जानते हैं बिना इनके दिखाई नहीं देगा अर्थात। और दोस्तों एक बात और, मानव नृत्य की जो अधिकतम सूक्ष्म ग्राह्यता होती है, मानव नृत्य की अधिकतम, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, सूक्ष्म ग्राह्यता किस पॉइंट पर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है दोस्तों 5.5 × 10⁻⁷ मीटर पर। इस तरह पर जब तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब इस प्रकार की लैम्डा होता है, उस पर मानव नृत्य की अधिकतम सूक्ष्म ग्राह्यता होती है दोस्तों। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों इसमें, वो है पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें का यूज कहाँ होता है दोस्तों? आप जानते हैं दोस्तों, इनका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, स्रोत सूर्य। इनकी खोज हुई है दोस्तों, सॉरी पहले इनका बता देता हूँ मैं आपको, तरंग दैर्घ्य कितना है। इनका तरंग दैर्घ्य दोस्तों 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 10 × 10⁻⁹ मीटर तक लैम्डा बराबर इनकी खोज हुई थी दोस्तों 1801 ईस्वी में बाई रिटर के द्वारा। रिटर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी दोस्तों। और इनकी जो क्या नाम है, वो जो इसमें एक बात है, जो गामा किरण होती है उनके सभी गुण होते हैं, लेकिन जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। भेदन क्षमता एक्स किरण वाई किरण में, और इनमें भेदन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम। ठीक है, अगला ये पॉइंट है 6वां, वो है दोस्तों हमारा एक्स किरण है। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एक्स किरण है। एक्स किरण है ये दोस्तों, ये चिकित्सा के रूप में ज़्यादा आप जानते हैं, चिकित्सा वाली जगहों पे इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। आइए दोस्तों हम डायरेक्टली इसके वो क्या नाम है उसके बारे में जानकारी करते हैं कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। लैम्डा बराबर दोस्तों इसका होता है 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻12 मीटर तक। और दोस्तों ये क्या नाम है, आप तो यूँ जानते हैं कि शरीर में टूटे फूटे हड्डी वगैरह होती है, उनको पता लगाने में क्या होता है। और इसको रोएंटजन नाम के वैज्ञानिक ने इन 1895 ईस्वी में इसकी खोज की थी दोस्तों। ठीक है, लास्ट वाला 7वां नंबर जो मैं डायरेक्टली देता हूँ, गामा किरण है। गामा किरण सबसे खतरनाक किरणों में से एक है दोस्तों, ये एक बार मैं आपको बता दूँ, इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? बैकुरल नाम के वैज्ञानिक ने, बैकुरल नाम के वैज्ञानिक ने 1896 ईस्वी में की थी, बाई बैकुरल इन 1896 ईस्वी में। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।